Good morning everyone. I am Manju Singh would like to give presentation on energy resources. तो चलिए एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी, जब भी हम एनर्जी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? पावर। अगर आप इस वक्त ये वीडियो भी देख रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और आप जिसमें अपना ये वीडियो देख रहे हैं वो भी आपका फ़ोन है। आपके फ़ोन को भी एनर्जी चाहिए। आपका फ़ोन किस मटेरियल में एनर्जी लेता है? इलेक्ट्रिसिटी में। आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तभी आपका फ़ोन चल पाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी को अब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला रिन्यूएबल एनर्जी, देन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो चलिए रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। रिन्यूएबल एनर्जीज वो होती है जो मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट में पाई जाती है और उन्हें हम दोबारा बना सकते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी। अब देखिए विंड एनर्जी है मतलब कि विंड से बनी हुई एनर्जी। अगर विंड एनर्जी ख़त्म भी हो जाए तो हम दोबारा उसे क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विंड तो नेचुरल रिसोर्स है जो एनवायरनमेंट में पहले से ही पाया जाता है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो होती हैं जो मतलब अगर एक बार ख़त्म हो गई तो उन्हें क्रिएट करने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब कि वन ह्यूमन लाइफ स्पैन के बराबर टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए इसे अच्छे से यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो आइए अब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसमें क्या होता है, एक ऊंचाई से ना पानी नीचे गिरता है और नीचे कहाँ पे गिरता है? नीचे टरबाइन में गिरता है और उससे ना जनरेटर हिलता है। वो जनरेटर हिलने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। कम से कम 20% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड वर्ल्ड वाइड कम्स फ्रॉम हाइड्रो पावर। दिस एनर्जी रिसोर्स इज पॉल्यूशन फ्री। दुनिया में कम से कम 20% इलेक्ट्रिसिटी इसी से ही क्रिएट होती है और ये बहुत पॉल्यूशन फ्री भी है, रिलायबल है। बट इसमें ना एक डिसएडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग सिस्टम इंडिया में कब बना था? दार्जिलिंग में 1987 में। विंड पावर। The energy of wind is harnessed by building tall towers with प्रोपेलर्स ऑन टॉप। मतलब कि इसमें जो बड़े बड़े टावर्स जो आपको दिख रहे हैं ना, इस बड़े बड़े टावर्स को लगाया जाता है, इन्हें क्रिएट किया जाता है और उसके बाद जिससे विंड एनर्जी, जब ये इसके जो विंग्स है ना जब ये हिलते हैं तो उनसे ना विंड एनर्जी क्रिएट होती है। अब इसके एडवांटेज है कि ये पॉल्यूशन फ्री होता है, रिलायबल होता है। बट इसमें एक डिसएडवांटेज भी है और वो ये है कि ना ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सिर्फ ना ऐसी जगह पर एनर्जी क्रिएट कर सकता है जहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा हो। नेक्स्ट, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी वो एनर्जी होती है, एनर्जी इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग द टाइडल मूवमेंट ऑफ सी वाटर। सी के अंदर ये एनर्जी क्रिएट की जाती है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। नीचे जैसे कि 2 फैंस की तरह हैं, वो हिलते हैं और उनसे एनर्जी क्रिएट होती है। बट इसमें 10 आवर्स अ डे एनर्जी क्रिएट होती है और इंडिया की टाइडल एनर्जी पोटेंशियल है 9000 MW। और कुछ टाइडल एनर्जी भी बनाई गई है जगह जगह पर, जैसे गल्फ ऑफ कॉम्बैट एंड सुंदरबन आर प्रोस्पेक्टिव साइट्स ऑफ टाइडल एनर्जी। वेव एनर्जी। अब वेव एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द सी कॉज waves and these waves are a powerful source of energy. The energy is carried to the coast where it is dissipates when wave break. तो इसमें एनर्जी क्रिएट कैसे होती है? इसमें भी एनर्जी कैसे वाटर के अंदर क्रिएट होती है। जैसे कि ये ब्लैक कलर का आपको ब्लैक कलर की ये जो दिख रहा होगा लाइन जैसा, इस लाइन में ना नीचे अंदर एनर्जी क्रिएट होती है जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और इसमें कितनी इंडिया ने सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन बनाई थी 6000 किलोमीटर की और इसमें पोटेंशियल एनर्जी बनाई है 60,000 MW की, जो एक बहुत जो एक्सपेंसिव भी नहीं है और पॉल्यूशन फ्री भी है। जियोथर्मल एनर्जी। This is another renewable source of energy where the energy from the heat of earth inside is trapped
मतलब इसमें ऐसा होता है जैसे कि ये अर्थ के नीचे है ना, अर्थ के नीचे जो बहुत गरम गरम, आपको तो पता है अर्थ के नीचे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, तो अर्थ के नीचे जो बहुत ही हीटेड रॉक्स होते हैं, तो उन रॉक्स पे ना ठंडा पानी डाला जाता है। सबसे पहले इंजेक्ट ठंडा पानी डाला, ठंडा पानी डालने की वजह से उनसे जो भाप निकलता है ना, उस भाप को ना स्टीम के ज़रिए ऊपर ले लिया जाता है। स्टीम के ज़रिए वो ऊपर निकल जाती है, जिससे कि वो टरबाइन में पहुँचती है, वहाँ पर जनरेटर हिलता है और इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी ये है मतलब कि यहाँ तक कि मेरे जो मेरा गांव है वहाँ पे भी सोलर एनर्जी बना, सोलर एनर्जी से ना हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। ये ऐसा होता है जैसे घरों के ऊपर ना ये जो आपको दिख रहे होंगे टीन जैसी चीज़ें ऊपर रख दी जाती है, जिससे कि ना इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और ये बहुत ही मतलब बहुत अच्छा सोर्स भी है एनर्जी का। सोलर कुकर, हीटर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि सोलर पावर इज़ द हैवी कॉस्ट टू बिल्ड सोलर पावर स्टेशन, इनमें बहुत हैवी कॉस्ट भी होता है। नेक्स्ट, बायोमास एनर्जी। बायोमास तो नाम से पता चल रहा होगा। बायोमास वो होता है जो मतलब ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है, ऑर्गेनेटेड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। इट इंक्लूड्स ऑल प्लांट ग्रोथ, मतलब जो भी बेकार चीज़ें होती हैं, पेड़ों से जो पत्ते गिर जाते हैं, बेकार पत्ते गिर जाते हैं, या फिर जो गाय भैंस का जो भी गोबर होता है ना, उन सब चीज़ों से ये एनर्जी बनाई जाती है। इसका एडवांटेज ये है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज से बनता है बस, लेकिन ना ये ग्रीन हाउस भी प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी कैसे पैदा होता है? स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम एटम, जो यूरेनियम एटम्स निकलते हैं वो जनरेट करते हैं स्टीम को, और स्टीम से टर्बाइंस इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती हैं। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर से सबसे अच्छी बात ये है कि ये पोल्यूशन फ्री होते हैं और हार्म भी नहीं करते किसको, ग्रीन हाउस को। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट, कोल, ऑयल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज, वुड एंड बायोडीजल। कोल मीन्स कोयला। अब कोयला कैसे पैदा होता है? कोयला is most abundant fossil fuel on earth. It is mainly used as a combustion fuel. Industrial revolution brought in the use of coal at large scale. बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। It is product of plants जो कई सालों पहले बहुत ही ज़्यादा मतलब कई सालों पहले जो दलदली इलाके होते हैं ना समुद्रों के पास, उनके ना नीचे ये ना दब जाते हैं। बहुत सारी मतलब कि जो प्लांट ये सब ना नीचे उनके नीचे दब जाते हैं, और नीचे दबने की वजह से ये लोग वहीं पे सड़ते रहते हैं, डिकम्पोज होते रहते हैं, वहीं पे सड़ते रहते हैं। इन सड़ने की वजह से कई मिलियन सालों तक सड़ने के बाद ये कोल बन पाते हैं। कोल कंटेन्स सल्फ्यूरिक which is one of the most hazardous pollutant. Burning of coal release greenhouse gases which pollute the atmosphere. अब इसका डिसएडवांटेज भी है कि कोल ना सल्फ्यूर प्रोड्यूस करता है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, जो कि ना ग्रीन हाउस को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट, ऑयल एंड पेट्रोलियम। ऑयल एंड पेट्रोलियम को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे ये ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में प्रोड्यूस किया जाता है। बहुत साल पहले जो एनिमल्स और प्लांट्स जो ना कई साल पहले जो मर गए थे, और जो सी के मतलब समुद्र के नीचे जो दब गए थे ना, कई सालों तक ऐसे ही टाइम चलता रहा, भूकंप ये सब, बाढ़ आई, और इन सब के प्रेशर से, टेम्परेचर से ना ये उसके बाद डिकम्पोज होते गए, तब जाके ये प्रोड्यूस हुए। ऑयल और पेट्रोलियम को ज़मीन के नीचे से कैसे निकाला जाता है? ऑयल और पेट्रोलियम को ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है डिसिलेशन टेक्निक की वजह से। इस टेक्निक में ऑयल एंड गैस आर देन पम्प्ड आउट फ्रॉम बीनीथ द ग्राउंड के नीचे से ये ऑयल को पंप के ज़रिए निकाला जाता है। इसमें पंपिंग में by pumping water and gas into the wheels, the pressure thus increased allows the oil to flow upward. Next, natural gas. Natural gas is mostly made up of a gas called methane. Natural gas किससे बना होता है? मीथेन से।
It is simple chemical compound made up of carbon and hydrogen. The gas is highly inflammable. Natural gas is found near petroleum underground fields. It is pumped out from these. It is odorless. इसमें सबसे ये सिंपल होता है, केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, और ये कहाँ पे नेचुरल गैस होती है जो पेट्रोलियम में पाई जाती है। इसमें कोई गंध भी नहीं होती है। अल्टरनेट नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी आर टू हाई टू बी मेट विद अवेलेबल रिसोर्सेज एट प्रेजेंट द इंडिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल सोर्स। जैसे कि हम जानते हैं कि एनर्जी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में। जैसे पेट्रोल का बहुत यूज़ किया जाता है कार में, जैसे जैसे टेक्निक बढ़ती जा रही है, लोग कार्स और ये सब एनर्जी का, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी और विंड पावर की एनर्जी, सबका बहुत ज़्यादा यूज़ होता जा रहा है। तो आजकल की सोसाइटी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। These are contributed to almost 86% of world's energy pool. These fuels are non-renewable and their store will not last for एवर फॉसिल, मतलब हमेशा ये अगर इस तरीके से यूज़ होता रहा ना, ज़्यादा 86% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन यूज़ करती है एनर्जी पूल को। अगर इस तरीके से यूज़ हुआ तो फिर ये बच ही नहीं पाएंगे, लॉन्ग लास्ट ही नहीं रहेंगे। कम से कम फॉसिल फ्यूल 85.7%, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 6.5%, न्यूक्लियर पावर 6.4% एंड बायोमास एंड अदर 1.4% यूज़ किया जाता है। जैसे फॉसिल फ्यूल, मैंने आपको पहले बताया था कि फॉसिल फ्यूल ऐसे होते हैं जो फ्यूल ऐसे होते हैं जो ना बहुत ही कम मिल पाते हैं, जिन्हें दोबारा हम क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएट अगर हुए भी तो कम से कम कई मिलियन साल बाद क्रिएट होंगे। नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं ये फॉसिल फ्यूल। 85.7 इसका यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इट इज़ क्लियर दैट अबाउट 86% एनर्जी इज़ कमिंग फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज 86% एनर्जी कंज्यूम की जा रही है। तो इसलिए ये एक लिमिटेड भी है और हाईली पॉल्यूटिंग भी है, तो इसलिए इसे बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वुड के बारे में हम जैसे जानते ही ऑलरेडी। इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट वॉज प्रॉब्ली द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी द मैन ever used. It is the fuel of poor people who cannot afford gas for electricity. ये सबसे पहला रिन्यूएबल सोर्स है जो रिन्यूएबल सोर्स का क्या मतलब है यहाँ पे? रिन्यूएबल सोर्स मतलब कि अगर जो एक बार ख़त्म हो जाए तो हम दोबारा उसे बना सकते हैं। तो ये सबसे पहला ऐसा सोर्स था एनर्जी का जो इंसान ने सबसे पहले यूज़ किया था। ये उन गरीब लोगों के लिए बहुत अफोर्डेबल होता है जो लोग गैस अफोर्ड नहीं कर सकते। कम से कम 70% ऑफ द वर्ल्ड्स डेवलपिंग पॉपुलेशन वुड पे रिले करती है, और डेवलप्ड कंट्री में सिर्फ 3% से कम लोग इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। इन इंडिया 20 to 30% शेयर ऑफ एनर्जी इज़ फ्रॉम वुड। 20 to 30% एनर्जी किससे आती है? वुड से। Biodiesel. It is an eco-friendly alternative diesel fuel prepared from domestic renewable source. ये एक डोमेस्टिक मतलब नॉर्मली यूज़ किए जाने वाला, डोमेस्टिक मतलब कि घर में यूज़ किए जाने वाला, घर में काम काज या खाने वाने बनाने वाले इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किए जाने वाला रिन्यूएबल सोर्स है ये। रिन्यूएबल मतलब इसे दोबारा हम क्रिएट कर सकते हैं, और ये इको फ्रेंडली भी है। एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट्स, ये सब एक एग्जाम्पल है बायोडीज़ल के, जिनका जैसे कि आप अगर मैं नॉर्मल यूज़ में बताऊँ तो राइस ब्राइन ऑयल, ये रॉ मटेरियल्स है ना जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसीलिए इसे इको फ्रेंडली बोला है, जो बायोमास एनर्जी है। थैंक यू।